Hello guys, welcome you all in 21 corners. I hope you are doing very well and you are getting a lot of thing from our video. So today my topic is very interesting for the exam perspective and it is very interesting for the general knowledge also. So for the before the starting my topic, I would like to share something because exam to be covered. First of all, we are covered, guys. We are covered lot of exam but we are mentioned here the some most important exam like UPSC. We cover mostly all the UPSC exam like CDS, CAPF, NDA as you can see here, and we are also covering the FCAT, SSC all exams, DRDO, NTPC, Delhi Police, and many more. So we are guys, mostly we are covering a lot of exams. So if you will get the some any difficulty, so you can go through from our video and you can solve your problem very easily. Okay. Okay, so let's start the today topic. So today topic is very interesting, guys. The topic is today is earthquake. As you know very well, earथक्वेक होता क्या है, ठीक है गाइज. एंड अर्थक्वेक मतलब कितने पार्ट्स में होता है और क्यों होता है, हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है और ये जनरल नॉलेज के लिए और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ठीक है गाइज. इसमें बहुत ही डीप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि आपको ज़रूर आने चाहिए, तभी आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे एग्जाम्स में, ठीक है गाइज. ओके, तो आगे चलते हैं. Guys, first of all, the introduction. What is the earthquake and why it come? Basic earthquake are sudden vibration which are usually caused by the movement of lithospheric plates. क्या है गाइज यहाँ पे लिथोस्फेरिक प्लेट्स. गाइज मैंने पहले आपको बता रखा है कि व्हाट इज़ द लिथोस्फेरिक प्लेट्स. अगर प्रीवियस वीडियो में अगर आपने वो नहीं देखी तो आप प्लीज़ उसे देख लीजिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो. जो टर्म है आप एक बार सुनते ही समझ में आ जाए आपके, ठीक है. लेकिन फिर भी मैं बताया तो लिथोस्फेरिक प्लेट क्या होती है. गाइस हमारे अर्थ के अंदर एक पार्ट होता है जो क्रस्ट होता है और उसके नीचे आसपास का एरिया होता है उसे लिथोस्फेयर कहते हैं. वो जो प्लेट होती है उसके मूवमेंट को ही लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं, ठीक है. तो क्या कह रहा है, अर्थक्वेक आर सडन वाइब्रेशन विच आर यूजुअली कॉज्ड बाय द मूवमेंट्स ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स, ठीक है. लिथोस्फेरिक के मूवमेंट की वजह से ही अर्थक्वेक आता है, ठीक है. मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक इन वर्ल्ड आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स. देखिए यहाँ लिखा है ना टेक्टोनिक प्लेट्स. मीन्स क्या होता है, जब हमारे अर्थ के नीचे के जो प्लेट्स हैं यानी जो लेयर्स होती है वो एक तरह से एक दूसरे में चिपकी होती है, ठीक है गाइज. अगर वो मूवमेंट होती है, वो प्लेट होती है, उसे टेक्टोनिक कहते हैं ज्योग्राफी के टर्म में, ठीक है. वो प्लेट जब मूव करती है अपनी जगह से खिसकती है तो वो क्या करता है, फिर क्या आता है, भूकंप आता है, ठीक है. अर्थक्वेक आता है, ठीक है. यहाँ तक समझ में आ गया. ओके नेक्स्ट. ओके सो गाइज सिस्मोलॉजी एक टर्म यूज़ किया जाता है अर्थक्वेक के लिए. सिस्मो बेसिकली क्या होता है ये, द सिस्मोलॉजी ब्रांच ऑफ जियोलॉजी. इट इज़ डील विद द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक. यानी अर्थक्वेक के जो स्टडी करता है उसे हम क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजिस्ट. यानी सिस्मोलॉजी सिस्मोलॉजी के अंदर किसकी स्टडी होती है, अर्थक्वेक की स्टडी होती है, ठीक है गाइज. इट इज़ अ वेरी बेसिक नॉलेज, ठीक है. एग्जाम्स में आपसे सीधा ये पूछ लेगा कि आउट एंड आउट में पूछ लेगा आपसे कि सिस्मोलॉजी अगर अर्थक्वेक डाल देगा फिर उसके बाद पूछ लेगा अर्थक्वेक की स्टडी को क्या कहते हैं. तो अर्थक्वेक की स्टडी को क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी. ओके ओके एक और टर्म यूज़ किया जाता है यहाँ पे, रिक्टर स्केल एंड मर्केली स्केल. सो पहले हम देख लेते हैं बेसिक ये क्या होता है. रिक्टर स्केल एंड मर्केली स्केल आर द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर रिकॉर्ड द मैग्नीट्यूड एंड द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक रिस्पेक्टिवली. ओके क्या कह रहे हैं यहाँ पे, रिक्टर स्केल एंड मर्केली स्केल आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मेजर एंड रिकॉर्ड द मैग्नीट्यूड एंड द इंटेंसिटी. ओके गाइज आप ध्यान रखना, आगे हम पढ़ेंगे. रिक्टर स्केल क्या करता है, मैग्नीट्यूड रिकॉर्ड करता है, एंड मर्केली स्केल क्या करता है, इंटेंसिटी रिकॉर्ड करता है कि कितने तीव्रता से भूकंप आया, क्या क्या हुआ उसमें, कितने डैमेज हुआ, ठीक है. ये किसका काम होता है, मर्केली स्केल का काम होता है. ओके गाइज. ओके ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द रिक्टर स्केल. रिक्टर स्केल एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है. हम इसके बारे में अच्छे से डीप पढ़ते हैं. इट इज़ इन्वेंट बाय चार्ल्स रिक्टर. किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था ये, चार्ल्स रिक्टर इन 1935.
ही वॉज फ्रॉम फ्रांस। जो चार्ल्स रिक्टर थे वो कहाँ के थे, फ्रांस के थे। इन्होंने इन्वेंट किया था रिक्टर स्केल का, ठीक है गाइस। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पुटअप होता है गाइस कि रिक्टर स्केल का इन्वेंट किसने किया था। तो रिक्टर स्केल का इन्वेंट किसने किया था, चार्ल्स रिक्टर ने किया था। ये उन्हीं के नाम पर रखा गया रिक्टर स्केल, ठीक है। कब किया था, 1935 में। कहाँ के थे वो, ये भी पूछ लेते, कहाँ के थे वो, फ्रांसीसी थे, ठीक है। इन दिस देयर आर 1 to 9 काउंटिंग मेंशर्ड। इन इसके अंदर क्या होता है, 1 से लेकर 9 तक गिनती मेंशनड होती है, ठीक है ना। रिक्टर स्केल के अंदर 1 से लेकर 9 तक गिनती मेंशन होती है, और उसी के इस बिहाफ पे आपको वो बताया जाता है कि भूकंप कैसा था, कितना डैमेज किया और इसकी स्पीड क्या थी, ठीक है ना। जैसे कि आपने न्यूज़ में देखा होगा ना कि भूकंप आया तो उसकी स्पीड 4.2 होती है, कभी कभी 6.6 समथिंग होती है, कभी 5 पॉइंट होती है। तो वो किस पे नापा जाता है, वो रिक्टर स्केल पे ही नापा जाता है, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे जो रिक्टर स्केल का जो कुछ मेजर्स दे रखे हैं, कहाँ से कहाँ तक कितनी कैटेगरी दी गई है, किन किन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है रिक्टर स्केल को, ठीक है। अब देखो, बिलो द 4, अगर रिक्टर स्केल में मान लीजिए 1 से लेके 9 तक गिनती है, ठीक है, ठीक है, 1 से लेके 9 तक गिनती है रिक्टर स्केल में। अगर बिलो द 4 रहा, अगर बिलो द 4 रहा तो वो क्या होगा, अगर बिलो द 4 रहा तो वो माइल्ड अर्थक्वेक होगा, मतलब ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। ओके गाइज, बिलो द 4 रहा तो माइल्ड अर्थक्वेक होगा, यानी ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। एंड 4 to 6 रहा तो मॉडरेट रहेगा, क्या नहीं, मॉडरेट रहेगा, तो मतलब ज़्यादा थोड़ा हल्की बहुत कंपन महसूस होगी, लेकिन कोई डैमेज ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल डैमेज नहीं होगा, जब बहुत कम ही, जो बहुत ही जो जैसे होता है ना बेकार मकान होते हैं, या फिर वो कोलैप्स होंगे। ज़्यादा चीज़ें वो दिक्कत नहीं होगी 4 से 6 में, मतलब आपको किसी किसी को फील होगा, किसी को फील भी नहीं होगा 4 से 6 में, ठीक है ना। एंड अबव द 6 क्या होता है, डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी, यानी 6 से ऊपर जो होता है, अगर आया भूकंप तो क्या करता है, मे बी वो इट कैन बी डिस्ट्रॉय अवर लाइफ एंड इट कैन बी डिस्ट्रॉय अवर प्रॉपर्टी ऑल्सो। लाइक वी ऑल्सो हर्ड सम न्यूज़ लाइक अर्थक्वेक की वजह से कहाँ पर क्या हो गया, गुजरात में एक बार आया था अर्थक्वेक, तो उसमें कितना नुकसान हुआ था, ठीक है। जापान में भी आ रखा है अर्थक्वेक, ठीक है। तो वो जितने भी, यानी अबव 6, अगर जो रिक्टर स्केल पे जो भूकंप की जो तीव्रता है वो 6 से ऊपर रही, तो वो क्या होता है, वो ज़्यादा मतलब दिखा देता है कि कितना डिस्ट्रॉय होने वाला है, मतलब कितना वो कितना डिस्ट्रॉय हो चुका है। 6 से ऊपर आने वाले जितने भूकंप होते हैं वो सारे बहुत ही हार्म करते हैं प्रॉपर्टी को, पब्लिक प्रॉपर्टी को, एंड हर चीज़ को, ठीक है ना, लाइफ को भी। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये जो भूकंप होता है, ये इस मेज़र कैसे किया था, एक सिस्मोग्राफ है, देखिए ये रिक्टर स्केल है, ठीक है। ये रिक्टर स्केल है। अगर जब भूकंप आता है तो ये जितने भी पिन्स है ना, ये ग्राफ बनाने लगते हैं, ठीक है। ये ग्राफ पेपर पे अपने डिनोट करने लगते हैं, ठीक है गाइस। अब ये भी पूछा जाता है कि जो भूकंप जो जिस पर डिनोट किया था उसे क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं, ठीक है गाइस। उसे क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं, ओके। ये सिस्मोग्राफ है, ठीक है, ओके। अब ये रहा, देखिए जैसे कि मैंने पहले पीछे बताया था ना कि रिक्टर स्केल कैसे कैसे नापा जाता है। देखो, जीरो से टू होगा तो नॉट फेल्ट बाय पीपल। अगर 0 से 2 होगी रिक्टर स्केल पे मैग्नीट्यूड, अगर इसका यानी तीव्रता 0 से 2 होगी तो किसी ने कोई भी आदमी फील नहीं कर पाएगा, ठीक है। और 2 से 3 होगा तो फील लिटिल बाय पीपल, मतलब कोई लोग फील करेंगे 2 से 3 में, ठीक है। 3 से 4 होगा तो सीलिंग लाइट स्विंग, जो सीलिंग लाइट होती है, जो हमारी दीवार की लाइट होती है, वो हल्की हल्की क्या करेगी, स्विंग करेगी 3 से 4 में। 4 से 5 में क्या होता है, वॉल क्रैक हो जाती है, ठीक है गाइस। 5 से 6 में फर्नीचर मूव करने लगते हैं। 6 से 7 में बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, जैसे कि मैंने बताया ना, 6 से 7 बहुत हार्म होता है। 7 से 8 में मैनी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय, 7 से 8 में क्या होता है, मैनी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है, बहुत सारी बिल्डिंग क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। 8 से अब अगर 8 से ऊपर आए तो टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, ब्रिज एंड रोड। 8 से ऊपर आता है तो क्या होता है, रोड बिल्डिंग सारे कोलैप्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये रिक्टर स्केल के कुछ मैग्नीट्यूड है, आप याद रखना, ठीक है, ओके। यहाँ तक तो बात है रिक्टर स्केल के बारे में। अब आया मर्केली स्केल। सो व्हाट इज़ द मर्केली स्केल, ओके। इन दिस देयर आर 1 to 12 काउंटिंग मेंशन। इसके अंदर क्या होती है, रिक्टर स्केल में क्या होता है, रिक्टर स्केल में 1 से लेकर 9 तक काउंटिंग होती है, मर्केली स्केल में 1 से लेकर 12 तक काउंटिंग होती है, ठीक है। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, इट इज़ यूज फॉर द मेजरिंग ऑफ हाउ मच डिस्ट्रॉय बाय द अर्थक्वेक एंड इट्स इंटेंसिटी। मतलब क्या है, अगर कितना डिस्ट्रॉय हुआ, अगर हमें वो लगाना है, उसको मेज़र करना है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, रिक्टर मर्केली स्केल का यूज़ करेंगे, ठीक है, कि कितना डिस्ट्रॉय हुआ और उसकी इंटेंसिटी कितनी थी। ये मोस्ट चीज़ है गाइस, कि उसकी मर्केली स्केल का मेन मोटिव ये होता है, इंटेंसिटी मेज़र करता है वो, ओके। क्या करता है वो, इंटेंसिटी मेज़र करता है। अब यहाँ पर भी देख लो, मर्केली स्केल का क्या कहते हैं कि वो दे रखा है कि कितने, ये सारा चार्ट दे रखा है। तो वही, एक से अगर एक आया है तो नॉट फेल्ट बाय एनी वन,
एंड 2 से 3 के बीच में वीक होता है, 4 लाइट होता है, 5 मॉडरेट, 6 स्ट्रॉन्ग होता है, 7 वेरी स्ट्रॉन्ग, 8 जो होता है सेवर होता है यानी बहुत ज़्यादा उसमें वो दिक्कत होती है, और 9 जो होता है वायलेंट होता है, और 10 +10 क्या होता है जितना एक्सट्रीम होता है, मीन्स हर चीज़ कोलैप्स हो जाएगी आपकी +10 में। ठीक है गाइज। ओके, रीज़न ऑफ द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक आते क्यों हैं? सो देयर आर द सम रीज़न ऑफ द ऑकरिंग द अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन एंड मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट से भी क्या होता है, अर्थक्वेक आते हैं। और वॉल्केनिक इरप्शन यानी वॉल्केनिक इरप्शन क्या गाइस, वॉल्केनिक इरप्शन यानी जब वोल्केनो फटता है तो उसकी वजह से भी क्या होता है, जब नीचे की प्लेटें खिसकती हैं, जब वोल्केनो फटता है तो नीचे की प्लेटें आपस में खिसकने लगती है या टकराने लगती है, तो उससे भी अर्थक्वेक आ जाता है। ठीक है। When tectonic plate collide diverge from one another, an enormous amount of energy in the form of seismic or shock wave is released. Means when the tectonic plates collide or diverge from one another, यानी जब tectonic plates एक दूसरे से टकराती हैं, an enormous amount of energy in एक enormous amount की एनर्जी क्या होती है, एमिट होती है इन द फॉर्म और सिस्मिक और शॉक वेव, सिस्मिक एंड शॉक वेव यानी वेव्स, क्या वेव कैसे चलती है, ऐसे ऐसे वेव चलती है। ठीक है ना। ये एनर्जी क्या होती है, उससे क्या होती है, एमिट होती है, किससे, जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती है, तो उसी के कारण क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। ठीक है गाइज। ओके, टर्म यूज फॉर द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक में कुछ टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, वहाँ पर हम अब यहाँ पर हम जान लेते हैं कौन कौन से टर्म्स यूज़ किए जाते हैं अर्थक्वेक के लिए। ठीक है। फोकस, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द फोकस, the point where the disturbance originate inside the earth is called seismic focus. The point where the disturbance originate, जहाँ पर disturbance, जैसे ये यहाँ पर ये मान लीजिए अर्थ है हमारा, तो यहाँ पर जहाँ ये है ना, जो ये मेन पॉइंट, ये फोकस होता है। ठीक है गाइज, क्या होता है, हमारा फोकस होता है, यहाँ से ओरिजिनेट होगा भूकंप, तो यहाँ पे ये फोकस होगा। ठीक है। एंड इन दिस इलास्टिक एनर्जी एमिट, फोकस से कौन सी एनर्जी, ये गाइस सीधा क्वेश्चन पूछता है कि फोकस से कौन सी एनर्जी एमिट होती है, तो इन दिस इलास्टिक एनर्जी एमिट। ओके ओके। अब सेकेंड है एपिसेंटर, द पॉइंट द अर्थ सरफेस दैट लाइज डायरेक्टली अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। ओके, समझ में आ गया। देखिए अगर ये यहाँ पे फोकस है तो यहाँ पर क्या होगा, एपिसेंटर होगा, यानी परपेंडिकुलर होगा, बिल्कुल सीध में होगा इसका। ठीक है गाइस, यहाँ फोकस है तो यहाँ वो होगा, क्या होगा, एपिसेंटर होगा, उसके बिल्कुल सीध में होता है एपिसेंटर। कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही आसान टर्म है। ठीक है। ओके। एंड हियर वेव रीच क्या, वेव्स क्या होती है, पहले पहुँचती है, एपिसेंटर में वेव्स क्या होती है, पहले पहुँचती है। ठीक है। द अर्थक्वेक वाइब्रेशन इज कॉल्ड अ सिस्मिक वेव, द अर्थक्वेक की जो वाइब्रेशन होती है उसी को सिस्मिक वेव कहते हैं। वो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि सिस्मिक वेव किसे कहते हैं, तो जो अर्थक्वेक की वाइब्रेशन होती है उसी को ही सिस्मिक वेव कहते हैं। ठीक है। दीज वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड फ्रॉम द एपिसेंटर इन ऑल डायरेक्टिंग कॉज, क्या कह रहा है गाइस, these vibration travel outward from the epicenter in all direction cause vast damage। ये जो वाइब्रेशन है फ्रॉम द एपिसेंटर से जब आउटवर्ड यानी कहीं भी अगर मूव करने लगती है तो वो क्या करती है, वास्ट डैमेज यानी बहुत ज़्यादा डैमेज क्रिएट कर देती है। ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट, द मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन इज ऑलवेज कॉज नियर द एपिसेंटर। मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन मीन्स जब जितना भी ज़्यादातर जो वो नुकसान होता है वो किसके पास होता है, ज़्यादातर एपिसेंटर के पास ही होता है ज़्यादातर मैक्सिमम डिस्ट्रक्शंस। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। ओके, हम आगे कुछ और पॉइंट है वो कर लेते हैं, देख लेते हैं। सो द एरिया फार फ्रॉम द एपिसेंटर एक्सपीरियंस लेस डैमेज। मीन्स क्या कह रहा है ये, अगर एपिसेंटर के जो दूर का एरिया है, जो एपिसेंटर के पास का एरिया है वो तो बहुत ज़्यादा डैमेज फॉलो करता है। ठीक है, या फेस करता है। और जो एपिसेंटर के दूर का एरिया होता है वो क्या करता है, बहुत कम डैमेज फेस करता है। जैसे कि आपने देखा होगा ना कि कभी कभी भूकंप आता है तो कहते हैं ना कि इसका भूकंप का जो एपिसेंटर है उससे इतना 15 किलोमीटर दूर है या 17 किलोमीटर दूर था, तो जहाँ पर जो मेन एपिसेंटर उसके आसपास का एरिया बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, और जो उसके पास का जो उसका थोड़ा जितना दूर जाता रहेगा एपिसेंटर से एरिया जितना दूर रहेगा उतना ही कम डैमेज होगा। ठीक है। देयर आर टू काइंड ऑफ सिस्मिक वेव।
सिस्मिक वेव भी क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? सरफेस वेव एंड बॉडी वेव्स। अब हम सरफेस वेव सबके बारे में पढ़ लेते हैं एक एक बार, ठीक है। सरफेस वेव, इट ट्रैवल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस वेव कौन सी होती है? अर्थ के सरफेस के ऊपर ट्रैवल करेगी, ठीक है ना गाइस। जैसे कि ये अर्थ है तो ये क्या करेगी, अर्थ के सरफेस के ऊपर ही ट्रैवल करेगी, ठीक है। कौन सी वेव होती है? एल वेव। एल वेव होती है यानी जो अर्थ के सरफेस पे ट्रैवल करती है गाइस, ये आपको पॉइंट नोट करने लायक है। एल वेव होती है जो अर्थ के सरफेस पे ट्रैवल करती है, ठीक है। इट कैन पास थ्रू दी वाटर, ये क्या है? वाटर से भी जा सकती है। कौन सी? ये सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि ऐसी कौन सी वेव है जो वाटर किससे पास हो सकती है, वो कौन सी है? एल वेव है, ठीक है। इट हैज़ वेरी मच वाइब्रेशन एफिशिएंसी। इट हैज़ वेरी मच वाइब्रेशन एफिशिएंसी। इसकी वाइब्रेशन एफिशिएंसी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है बाकी वेव से, ठीक है। इट वेरी डेंजरस, इट इज़ अ वेरी डेंजरस वेव गाइस। ये वेरी डेंजरस वेव, ये डेंजरस क्यों है? क्योंकि ये अर्थ के सरफेस पे मूव कर रही है, और हमारे जितने भी बिल्डिंग्स वगैरह है, जितने भी कहाँ पर है, अर्थ के सरफेस पे ही है। तो इसके हिसाब से जो वेव्स है ये बहुत ज़्यादा डेंजर होती है फॉर द किसके लिए? पीपल के लिए एंड बिल्डिंग सबके लिए, ठीक है ना, लाइफ्स के लिए। बाकी जो बाकी की जो दो वेवें हैं वो अर्थ के अंदर वो करती हैं, मूव करती है। लेकिन एल वेव ऐसी वेव है जो अर्थ के ऊपर वेव करती है, यानी अर्थ के सरफेस पे वेव करती है, ठीक है ना, मूव करती है। तो ये क्वेश्चन आप अपने दिमाग में रखना हमेशा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी वेव है जो अर्थ सरफेस पे मूव करती है, ठीक है। तो गाइज ये तो सरफेस वेव के बारे में। अब आते हैं हम बॉडी वेव के बारे में। व्हाट इज़ द बॉडी वेव? तो बॉडी वेव, इट इज़ ट्रैवल इन द इनसाइड द अर्थ। देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इन ट्रैवल इनसाइड द अर्थ, यानी अर्थ के अंदर। यानी ये मान लीजिए ये अर्थ है तो इनसाइड द अर्थ ये मूव कहाँ करेगी? इनसाइड द अर्थ। अब कौन कौन सी वेव होती है बॉडी वेव? बॉडी वेव प्राइमरी वेव एंड सेकेंडरी वेव। बॉडी वेव में दो प्रकार की वेव होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। और सरफेस वेव में एक प्रकार की वेव होती है, एल वेव, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। तब हम प्राइमरी वेव के बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज़ ट्रैवल फास्टर दैन द सेकेंडरी वेव। इट इज़ ट्रैवल फास्टर दैन द सेकेंडरी वेव। प्राइमरी वेव जो सेकेंडरी वेव से ज़्यादा तेज मूव करती है, ठीक है। इट इज़ ट्रैवल लाइक साउंड वेव, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जब ये भी क्वेश्चन पूछता गया सीधा कि ऐसी कौन सी वेव है जो तीनों फॉर्म से होकर गुजर सकती है, तो वो कौन सी वेव है? प्राइमरी वेव है, ठीक है। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी वेव है जो साउंड की तरह रिएक्ट करती है, साउंड वेव की तरह रिएक्ट करती है, तो कौन सी वेव है? ये प्राइमरी वेव है। यानी सॉलिड में भी जाती है, लिक्विड में भी जाती है, और गैस से भी ये ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। इट ट्रैवल फास्ट इन सॉलिड एंड वेट व्हेन इट कम ऑन द सरफेस मूवमेंट स्टार्ट टू अप एंड डाउन एंड नोटेड 110 डिग्री टू 120 डिग्री फ्रॉम द एपिसेंटर। क्या कह रहा है? इट ट्रैवल फास्ट इन सॉलिड एंड इट कम ऑन द सरफेस मूवमेंट। ये क्या करती है? सॉलिड में ज़्यादा फास्ट मूव करती है, यानी हमारा जो अर्थ का सरफेस है वो क्या है? पूरा सॉलिड है, क्रस्ट क्या है? वो पूरा सॉलिड है ना, वहाँ पर ज़्यादा ये मूव करती है। और जब ये ऊपर आती है, मूव स्टार्ट करती है, तो अप एंड डाउन होने लगते हैं। यानी जब देखते हैं ना आप, जैसे ये रोड होते हैं हमारे फटे होते हैं, ये किसके कारण होते हैं? अप एंड डाउन के कारण ही तो होते हैं। जो कभी कहीं की ज़मीन धंस जाती है भूकंप से, कभी कहीं का कुछ रोड फट जाता है, या फिर जो भी है, तो किसके कारण होता है? ये प्राइमरी वेव के कारण ही होता है। एंड नोटेड 110 डिग्री टू 120 डिग्री फ्रॉम द एपिसेंटर, यानी जो एपिसेंटर है उससे 110 या 120 डिग्री की पास ही इसको नोट किया जाता है, ठीक है, प्राइमरी वेव को। सो गाइज कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। ओके, अब टाइप ऑफ द बॉडी वेव यहाँ पर देख लेते हैं हम। टाइप ऑफ द बॉडी वेव, दो वेव दे रखी है, प्राइमरी वेव एंड सेकेंडरी वेव। देखिए ये मान लिया यहाँ से प्राइमरी वेव यहाँ से ट्रैवल करना स्टार्ट किया, यानी इसने स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे कंप्रेशन एक्सप्रेशन यानी मूव करता रहेगा। देखिएगा यहाँ कंप्रेशन हो रहा है, फिर एक्सप्रेशन ऐसे 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 फ्लक्चुएट हो रहा है ना, आप ध्यान से देखेंगे तो ये मूव कर रहा है, ठीक है। ये होती है प्राइमरी वेव, ठीक है। अब ये देखिए सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी वेव क्या होता है? ज़्यादा मूव कर रही है। सेकेंडरी वेव क्या हो रही है? ज़्यादा मूव कर रही है, ठीक है। लेकिन इसकी जो फास्ट जो इसकी मूवमेंट है ज़्यादातर किसकी ज़्यादा होती है? प्राइमरी वेव की ज़्यादा होती है, क्योंकि ये बहुत फास्ट चलती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिखा रखा है। अगर यहाँ पर फोकस है, ये मान लीजिए यहाँ अर्थक्वेक यहाँ से क्रिएट हुआ, ये फोकस है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा? इसके पैरेलल, उसके बिल्कुल पैरेलल होता है ना एपिसेंटर, यहाँ होगा हमारा वो, हाँ एपिसेंटर यहाँ होगा। अगर हमारा एपिसेंटर यहाँ है तो ये जो एपिसेंटर के पास की जो वेव्स है, जो अगर वेव्स आएगी तो क्या होगा? देखिए घर ये दिख रहा है ना, ये वाइब्रेट होता हुआ दिखा रहा है कहाँ ये घर, तो घर क्या होता है हमारे? वाइब्रेट होने लगता है जब ये वेव्स, देखिए ये वेव्स जनरेट हो रही है ना यहाँ से, ये देखिए ये वेव यहाँ से जनरेट हो रही है, ठीक है। अब ये यहाँ पर देखिए सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी वेव क्या होती है? ये ज़्यादातर ये फ्लक्चुएट ज़्यादा होती है, लेकिन इसकी जो वो होती है डैमेज जो पावर है वो ज़्यादा बहुत कम, उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी कि प्राइमरी वेव्स की होती है। ओके 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 गाइज, अब सेकेंडरी वेव के बारे में पढ़ लेते हैं। इट कैन ट्रेवल इनटू लिक्विड।
अब देखिए ये पर सीधा बता रहा है सेकेंडरी वेव किस में ट्रैवल करती है, ओनली लिक्विड में। इट कैन नॉट ट्रैवल इनटू लिक्विड, सॉरी, इट कैन नॉट ट्रैवल इनटू लिक्विड, यानी लिक्विड में ये ट्रैवल नहीं कर सकती। कौन सी वेव लिक्विड में ट्रैवल नहीं कर सकती? सेकेंडरी वेव लिक्विड में ट्रैवल नहीं कर सकती गाइस, याद रखना है बिल्कुल भी, ठीक है ना, बिल्कुल याद रखना है कि सेकेंडरी वेव क्या होती है, लिक्विड में ट्रैवल नहीं कर सकती। इट गोज़ वेरी डीप इनटू द अर्थ सरफेस, देखिए यहाँ पर लिख रखा है इट गोज़ वेरी डीप इनटू द अर्थ सरफेस, ये अर्थ सरफेस के बहुत ही डीप तक जा सकती है। अब गाइस यहाँ पे टर्म यूज़ किया गया सेटोजोन, ठीक है। वेयर सेटोजोन क्या होता है? वेयर द एस वेव नॉट डिटेक्टेड इनटू द अर्थ सरफेस नोन एज द सेटोजोन, मीन्स जहाँ पर एस वेव क्या होती है, डिटेक्ट नहीं की जाती, उसे सेटोजोन कहते हैं। हम यहाँ पे इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे। देखिए मान लीजिए यहाँ पे ये एपिसेंटर है इसका अर्थक्वेक का, ठीक है। यहाँ से जनरेट हुआ, वेव्स जनरेट हो रही है, यहाँ से इधर हुई इधर हुई जनरेट, ठीक है, यहाँ से जनरेट हुई, लेकिन जो ये फोकस है, ठीक है, यहाँ से पी सेडो यहाँ चली गई और ये भी पी सेडो आ गई, ठीक है। और जो हमारी एस शेडो है वो क्या होगी, वो एस शेडो इधर की साइड, देखिए यहाँ पे दूसरे डायग्राम में देखा, यहाँ से एस शेडो मूव करेगी, यहाँ से नहीं मूव करेगी, बीच में से नहीं मूव करेगी, पास नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ बीच में क्या होता है, हमारा लिक्विड होता है। जो होता है ना, हमने अर्थ के नीचे भी जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ा है हमने चैप्टर, उसमें लिखा है कि लिक्विड कहाँ पर जाता है, यानी जब लिक्विड के पास तक ये पी वेव सॉरी एस वेव नहीं पहुँच पाती। यहाँ पे लिखा है साफ, इट कैन नॉट ट्रैवल इनटू द लिक्विड, और जो नीचे होता है लिक्विड रहता है, इसलिए हमारी जो एस वेव है वो ज़्यादा लिक्विड में ट्रैवल नहीं कर पाएगी, और जहाँ वो लिक्विड का एरिया होता है वहाँ ट्रैवल नहीं करती, उसे कहते हैं सेटोजोन, ठीक है ना गाइस। ये आपसे सीधा पूछ लेता है गाइस कि सेटोजोन किसे कहते हैं, सेटोजोन में कौन सी वेव ट्रैवल नहीं करती। आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि सेटो वेव में कौन सी वेव ट्रैवल नहीं करती, या फिर सेटोजोन होता क्या है, तो आपको सीधा बताना कि सेटोजोन वो जोन होता है जहाँ पर एस वेव ट्रैवल नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि वहाँ पर लिक्विड होता है, इसलिए एस वेव ट्रैवल नहीं करती, क्योंकि एस वेव लिक्विड में ट्रैवल नहीं कर सकती। या ये यूपीएससी से पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। आई होप आपको सब अच्छे से समझ में आया हो। ओके, अब यहाँ पे सम अबाउट फैक्ट पढ़ लेते हैं अर्थक्वेक के बारे में, ठीक है। ओके, सो पहला क्या कह रहा है, बिफोर द अर्थक्वेक केम रेडॉन गैस इंक्रीज इन इन्वायरमेंट। गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज बिफोर द अर्थक्वेक केम रेडॉन गैस, जो रेडॉन गैस होती है हमारी, इंक्रीज होती है इन्वायरमेंट में, जो हमारी इन्वायरमेंट में होता है ना, उसमें रेडॉन गैस की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है जब भूकंप आने से पहले, ठीक है ना। अर्थक्वेक वेव डिनोट सिस्मोग्राफ, मैंने बताया था आपको, अर्थक्वेक वेव को किस में डिनोट किया जाता है, सिस्मोग्राफ पे डिनोट किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि अर्थक्वेक वेव को जो किस पे डिनोट किया जाता है, फिर जो रिक्टर स्केल होता है वो जिस पर डिनोट करता है उसे क्या कहते हैं, उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं, ठीक है। अब इन इंडिया पुणे, दिल्ली, देहरादून, कोलकाता, मुंबई दैट सिटी ओरिजिनेट सिस्मोग्राफ, यानी सिस्मोग्राफ कहाँ पर अवेलेबल है, पुणे में, दिल्ली में, देहरादून में, कोलकाता में एंड मुंबई में, ठीक है। अब 68% अर्थक्वेक फाउंड इन नियर पैसिफिक ओशियन, यहाँ पे एन है गाइज, ठीक है, आप लगा लेना अगर मिस्टेक होगी, पैसिफिक ओशियन, द एरिया नोन एज द रिंग ऑफ फायर। ये भी पूछ लेते हैं गाइस सीधा सीधा क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर किसे कहते हैं, तो रिंग ऑफ फायर इसे कहते हैं जहाँ पर ज़्यादातर अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है ना। तो वो कहाँ पर आते हैं, पैसिफिक ओशियन में। व्हेन अर्थक्वेक अकर इन द सी नोन एज सुनामी, जब देखते हैं हम कहते हैं ना सुनामी आई है, तो हम जब अर्थक्वेक सी के अंदर आता है तो वो क्या करते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम सुनामी कहते हैं, ठीक है गाइज। गाइज आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हो। अगर आपको नहीं अच्छे से समझ में आई तो आप दोबारा से एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि जो चीज़ समझ में नहीं आपको अच्छे से समझा दूंगा। और अच्छे से समझाने के बाद अगर आप फिर भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको अलग से और एक और वीडियो बना दूंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि आपको पास अच्छी वीडियो आती रहे, ताकि आप हमेशा सीखते रहें और आप एंजॉय करते रहें हमारी वीडियो से। जय हिंद।